Hello dear viewers, welcome to the YouTube channel Sai Edu Pharma। आगे हम देखेंगे पार्ट 5 ऑफ मॉडिफाइड ऑर्डिनेंस 10 रिलेटेड टू पीएचडी कोर्स। तो अभी तक हम पेज 12 तक देख चुके हैं। आइए अब हम आगे देखें। आज जो हम शुरू कर रहे हैं ये है पेज 13। तो इसमें हम सबसे पहले ये समझेंगे कि 13 में है ड्यूरेशन ऑफ पीएचडी वर्क। मतलब जो पीएचडी कैंडिडेट है उसका पीएचडी टेन्योर कितने टाइम ड्यूरेशन का होगा। तो जो ये मॉडिफाइड ऑर्डिनेंस है इसमें इस बार इन्होंने दो कैटेगरी की कैंडिडेट्स डिवाइड किए हैं। एक है फुल टाइम कैंडिडेट और दूसरे हैं पार्ट टाइम कैंडिडेट। डिफरेंस क्या है दोनों में? जो फुल टाइम कैंडिडेट्स हैं उनको जो अलाउ किया जाएगा सबमिट करना अपनी थीसिस, तो उसका जो मिनिमम ड्यूरेशन है नॉट अर्लियर देन 36 मंथ्स इंक्लूडिंग कोर्स वर्क। ओके, तो कोर्स वर्क मिला करके 36 मंथ्स होना ज़रूरी है। और मैक्सिमम क्या है? इसकी मैक्सिमम है 6 कैलेंडर ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके, और पार्ट टाइम कैंडिडेट्स का क्या है? उनके लिए है नॉट अर्लियर देन 48 मंथ्स। मतलब 48 मंथ्स से पहले ये अपनी थीसिस सबमिट नहीं कर पाएंगे। और मैक्सिमम क्या है इनका? मैक्सिमम है 7 कैलेंडर ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक, अब यहाँ पर एक क्लॉज ये आता है कि अगर इस टाइम ड्यूरेशन में वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तब क्या होगा? तब आपको पता होगा कि 1 ईयर का एक्सटेंशन वो ले सकते हैं। और उसके लिए उनको वाइस चांसलर जो है यूनिवर्सिटी के, जिनको कुलपति भी कहा जाता है, उनको अप्लाई करना है। लेकिन उसमें यहाँ पर कंडीशन ये है कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन पीरियड की एक्सपायरी है उसके 1 मंथ पहले आपको अप्लाई करना है। और उसकी भी एक प्रिस्क्राइब फीस होती है। उस फीस को आपको यूनिवर्सिटी में डिपॉजिट करना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं वो आपको परमिट कर देंगे 1 साल के लिए। जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्सटेंड हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर आप 1 साल में भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, थीसिस सबमिट नहीं कर पाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। पर फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए इन्होंने एक चीज़ और रखी है कि इसके बाद भी अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर आपको री रजिस्ट्रेशन कराना होगा सेम टॉपिक के लिए। उसकी भी एक फिक्स फीस है जो कि आपको पे करनी होगी, री रजिस्ट्रेशन फीस। ओके, और इसमें जो 36 मंथ्स का जो मिनिमम टाइम पीरियड है वो नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है कि किसी का सिर्फ 6 मंथ्स का वर्क बचा हो या 1 ईयर का बचा हो। तो जितना आपका काम बचा है उसको आप कंप्लीट करके फिर आप थीसिस अपनी सबमिट कर सकते हैं। और इसमें अलग से अटेंडेंस की भी कोई कंडीशन नहीं है जो री रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। अब बात करते हैं अटेंडेंस की। तो जो फुल टाइम कैंडिडेट्स हैं उनको मिनिमम 75% ऑफ अटेंडेंस होना ज़रूरी है रिसर्च सेंटर में। ओके, एक्सेप्ट कौन सा केसेस बोल रहे हैं? जब अगर आपको कोई लॉन्ग लीव अगर कुछ सैंक्शन की गई हो तो वो अलग बात है। ठीक है, और जो पार्ट टाइम कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कंडीशन है कि एटलीस्ट 60 डेज ऑफ अटेंडेंस पर ईयर उनको देना होगा। मतलब मिनिमम 3 डेज इन अ मंथ उनको रिसर्च सेंटर में अटेंडेंस देनी होगी। ओके, और ये जो अटेंडेंस है ये कोर्स वर्क के अलावा है, मतलब एक्सक्लूडिंग द अटेंडेंस दैट द कैंडिडेट हैज अर्नड ड्यूरिंग द कोर्स वर्क इन द इंस्टीट्यूशन और रिसर्च सेंटर। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और है कि इनको सबमिट करना होगा सर्टिफिकेट अपनी पीरियोडिक अवेलेबिलिटी का रिसर्च सेंटर में। कहाँ से? फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर टू जस्टिफाई हिज और हर अटेंडेंस। मतलब जहाँ वो जॉब कर रहे हैं वहाँ से उनको यहाँ पर एक हमको सर्टिफिकेट देना होगा रिसर्च सेंटर को कि हाँ इतने दिन ये यहाँ से एब्सेंट था या यहाँ से लीव लेकर के वो रिसर्च सेंटर में गया था और वहाँ पर इन्होंने इतना जो 60 डेज है वो पूरा किया है। ओके, अब एक कंडीशन और है कि अगर विमेन कैंडिडेट्स हैं या फिर कोई कैंडिडेट्स हैं जिनकी डिसेबिलिटी मोर देन 40% है तो उनको 2 इयर्स का और रिलैक्सेशन है जो मैक्सिमम ड्यूरेशन
जो ऊपर हमने 6 ईयर और 7 ईयर देखा उससे। ओके, इसके अलावा जो विमेन कैंडिडेट्स हैं उनको मैटरनिटी लीव और चाइल्ड केयर लीव भी एक बार प्रोवाइड की जाएगी पूरे ड्यूरेशन में, जो उनका एमफिल या पीएचडी का ड्यूरेशन है, फॉर अप टू 240 डेज। ठीक, तो ये तो हुआ ड्यूरेशन की बात। होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं 14th पॉइंट। 14th पॉइंट ये है कि अगर आपको सुपरवाइजर चेंज करना है किसी रीज़न से, आपको टॉपिक चेंज करना है, ये जो आपका टाइटल है उसमें आपको कुछ चेंज करना है, तो उसके लिए क्या ऑर्डिनेंस में प्रोविजन है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये है कि जो कैंडिडेट हैं उनको अलाउ किया जाएगा चेंज करने के लिए, लेकिन उसके लिए उनको अप्लाई करना होगा किसको, वाइस चांसलर को यूनिवर्सिटी के, और वो भी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में ही हो पाएगा। ठीक, और इसमें भी वो ये कह रहे हैं कि जो टॉपिक ऑफ रिसर्च है बहुत ज़्यादा मेजर चेंज नहीं होगा अगर आपका सुपरवाइजर चेंज हो रहे हैं, तो माइनर से कुछ चेंजेस हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो भी विद द परमिशन ऑफ वीसी सर। देन नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर आपको चेंज करना है टॉपिक या टाइटल, तो एक उसका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, उसमें आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी और उसको एंडोर्स कराना होगा बाय द सुपरवाइजर एंड को सुपरवाइजर। एंडोर्स मतलब उसको फॉरवर्ड कराना होगा, साइन होगा उसमें सुपरवाइजर को सुपरवाइजर का। और ये कहाँ सबमिट होगा, ये सबमिट होगा जो रिसर्च सेंटर है उनके चेयरमैन या चेयरपर्सन को, और जो वहाँ के जो डीआरसी है, आपको पता होगा रिसर्च सेंटर के जो चेयरमैन है वही डीआरसी के चेयरमैन होते हैं। तो जो डीआरसी कमेटी होती है उसमें वो टॉपिक या टाइटल अप्रूव होगा और उसके बाद फिर वो आगे फॉरवर्ड होगा और वो उनकी फाइनल थीसिस में आएगा। अब बात करते हैं चेंज ऑफ सुपरवाइजर का। तो इसके लिए भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो कि वेबसाइट में दिया हुआ है, वहाँ से आपको फॉर्मेट लेना है। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपके पहले वाले गाइड हैं उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है, और जो न्यू या प्रपोज्ड सुपरवाइज़र हैं उनका भी आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाना होगा। और साथ ही साथ दोनों के दोनों के नहीं, सिर्फ जो नए सुपरवाइज़र हैं उनका आपको बायोडेटा, क्योंकि बायोडेटा इसलिए कि वो एलिजिबल हैं कि नहीं सुपरवाइज़र के लिए, और उससे रिलेटेड जो एलिजिबिलिटी में जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो भी साथ में लगा के सबमिट करने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर आपका रिसर्च वर्क हो रहा है, ठीक, और वहाँ पर अगर आपके जो सोल या सिंगल सुपरवाइज़र थे वो यूनिवर्सिटी को लीव करके कहीं और चले जाते हैं, तो वैसी कंडीशन में एक को सुपरवाइज़र अपॉइंट करना होगा फ्रॉम द अप्रूव लिस्ट विद इन द यूनिवर्सिटी। यहाँ कॉलेज चेंज करने की बात नहीं हो रही है, यूनिवर्सिटी चेंज करने की बात हो रही है। मतलब वो CSVTU के किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में अगर वो नहीं है तो वैसी कंडीशन में को सुपरवाइज़र ऐड होगा, और जो ओरिजिनल सुपरवाइज़र हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये 2 पेजेस थे जो बहुत इम्पॉर्टेंट थे, इनको हमने आज देखा। आगे हम देखेंगे 6 मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में। सो आप जो ये हमने सीरीज स्टार्ट की है ऑर्डिनेंस की, इसको ज़रूर देखें और उसको समझें, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है PhD स्कॉलर्स के लिए, और साथ ही साथ जो PhD गाइड्स हैं या सुपरवाइजर्स हैं उनके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।